खान सर हो सकता है चुनाव से पहले इस खेमे या उस खेमे में शामिल हो जाएं और चुनाव लड़ लें, धड़ाधड़ इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो ऐसी कोई शुरुआत है? बिहार में लगभग सबको पता है, ये सब लोग मान चुके हैं कि ये नीतीश कुमार जी की आखिरी पॉलिटिकल राजनीतिक पारी है और इनिंग है उनका, पॉलिटिकल इनिंग। और इसके बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे, शायद बीजेपी बनाने वाले भी नहीं है। क्यों रखी चिराग से? चिराग पीछे से हाथ जोड़ते दिखे, वो देख भी रहे थे उनकी तरफ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ना कोई प्रतिक्रिया दी ना ही देखा। या तो चिराग छूट गए होंगे भीड़ में पीछे, या इसकी कोई वजह है। मैं इस पे ज्यादा जोर देता हूँ। चुनावी वर्ष में बार बार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं। क्या मायने हैं उनकी बिहार यात्राओं के? और सिवान में जो रैली हुई, उस रैली से नरेंद्र मोदी ने जिन वर्गों का जिक्र किया, जिन वर्गों को संबोधित करने की कोशिश की, क्या उनके आधार पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति गरमाने वाली है? तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं राक्षस राज है? क्या स्थिति हुई, इसकी चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के पुराने बयान का भी जिक्र करेंगे, जिसमें वो कहते थे कि राज्य की कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री ठीक करता है, कोई अधिकारी नहीं। तो फिर पिछले कुछ दिनों से बिहार की कानून व्यवस्था जब चौपट हुई पड़ी है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ हैं? क्या उन तक ये बातें पहुंच रही हैं कि जिस बिहार में सुशासन लाने की बात को लेकर के, सुशासन लाने के मुद्दे को लेकर के वो गद्दी पर लौटे थे, वो सुशासन बिहार से बहुत दूर चला गया है? बीजेपी की रणनीति क्या है? सालों से बीजेपी किस बात पर नजरें गड़ाए बैठी थी, जो इस चुनाव में सही साबित होती हुई दिख रही है? बातचीत में जिक्र आएगा खान सर का भी। क्या खान सर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? तेज प्रताप यादव इशारों इशारों में लालू यादव को ही क्या चुनौती दे रहे हैं, या किसी और की तरफ कुछ कह रहे हैं? तेजस्वी और तेज प्रताप में झगड़ा मचा रहे तो जदयू को फायदा है, या बीजेपी के दिन बहुरेंगे? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अमरनाथ तिवारी। पिछले कई शो से आप उन्हें देख रहे हैं, पटना में रहते हैं, द हिंदू के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और बिहार को बेहतर तरीके से समझते हैं, बिहार के राजनेताओं को अंदर खाने जाकर जानते हैं, पहचानते हैं। तो चलिए ये चर्चा शुरू करते हैं। आप आखिर तक बने रहिए और अपनी राय जरूर बताइएगा। अमरनाथ जी, सबसे पहले जब हम लोग बातचीत ये कर रहे हैं, तो आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान में दौरा करके गए हैं। देश के माफ करिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता मंच पर थे और एक गहमा गहमी बड़ा शो रहा। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण भी दिया है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की बात कही जा रही है। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि एक विजुअल देखा मैंने, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण खत्म किया और उसके बाद जब वो स्टेज पर वापस लौट करके आते हैं, तो वहां पे एक चीज दिखी कि उपेंद्र कुशवाहा के पास जाकर के, या उनको थोड़ा अपने करीब बुला करके उन्होंने उनके कान में कुछ कहा, और उपेंद्र कुशवाहा हाथ से ऐसे ऐसे इशारा करते दिखे, जिसका मतलब है कि नहीं नहीं, ऐसा लगा। उनके पीछे चिराग पासवान खड़े थे। चिराग पासवान को अक्सर कई रैलियों में मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक नजदीकी दिखती है। इस वाली रैली में थोड़ी एक दूरी दिखी मुझे। जब वो लौट रहे थे तो जीतन राम मांझी से भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। इस विजुअल में, ये जो विजुअल मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, इसमें कुछ पढ़ पा रहे हैं आप? मतलब शीट शेयरिंग की चीजें बची हुई हैं, चिराग कह चुके हैं कि अलग से लड़ेंगे, तो क्या इस वजह से, या फिर ये नॉर्मल था, हम पत्रकार इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं? देखिए विकास जी, प्रधानमंत्री जी अभी इस साल जनवरी से लेके अभी जून है, 6 महीने के अंदर ये चौथा विजिट था उनका बिहार का, और 4 बार आ चुके हैं। एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने खेलो भारत का कुछ एपिसोड था जो इनोग्रेट किया था, उसमें एड्रेस किया था बिहार को। तो हर महीने लगभग लगभग हर महीने उनका बिहार का विजिट हो रहा है। चूंकि चुनाव है इस साल, आपको पता है बिहार में अक्टूबर नवंबर में होना है, तो चुनाव को लेकर के तैयारी है बीजेपी की, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं हर जगह। खासकर उन जगहों पर उनकी रैलियां हो रही है जहां एनडीए ने लास्ट 2020 के इलेक्शन में
उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जैसे भोजपुर, जी रोहतास और सिवान, सिवान एरिया भी वो एरिया है जहां एनडीए अच्छा नहीं कर पाती है। महागठबंधन अभी भी सिवान में 8 सीट में 6 सीट महागठबंधन के 2 ही सीट एनडीए को है। इसलिए आज सिवान उनका विजिट था और सिवान जाने पर आपने सही कहा कि लगभग 10,000 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करना इज नॉट इन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन के समय में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एड्रेस उन्होंने कैसे किया और किसको किया, बॉडी लैंग्वेज क्या था। आपने सही कहा कि आज वो उपेंद्र कुशवाहा कान में कुछ, अब इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। कुछ लोगों का कहना ये था कि उन्होंने कहा कि आपको मंत्रिमंडल में ले रहे हैं, उनका कि ना अभी चुनाव तक रहने दीजिए। किसी का ये कहना था कि भाई क्या आप चिराग के साथ हाथ मिला लेके आए, जहां उनकी रैली उसी दिन आपकी भी रैली हो रही है। ऐसा दो बार देखने को मिला है और शायद अगली रैली भी गया और कुछ आपस में डिसाइड किया। तो कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कहा ना ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है पत्रकारों का, ये किसी ने सुना नहीं, क्या दोनों में आपस में बात हुई, ना ही उपेंद्र कुशवाहा ने डिस्क्लोज किया, किसी के साथ शेयर भी नहीं किया अभी तक। तो अमूमन, लेकिन हाँ वो ये वर्ब नहीं था जो आप बता रहे थे कि अमूमन हर रैलीज में या डायस पर या पब्लिक मीटिंग्स के डायस पर प्रधानमंत्री और चिराग पासवान के बीच देखा जाता है। सॉरी, वो वर्ब नहीं था इस बार देखने को मिला मंच पर। इसका भी अलग अलग पैमाना हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है पत्रकारों के द्वारा। अब देखना बाकी है ये आगे आने वाले। जी आप पानी ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आपको खांसी हो रही है। मैं जी आपसे यही समझना चाह रहा था, आप पानी ले लीजिए उसके बाद आप बताइएगा। लेकिन मैं यही समझ रहा था कि आप जो कह रहे थे और जो मैं पहले कह रहा था कि चिराग पासवान से नरेंद्र मोदी कभी भी मंच पे हाथ मिलाना, उनका हाथ उठाना, भीड़ जी की तरफ इशारे करना चिराग को लेकर के नरेंद्र मोदी नहीं भूलते हैं। इस वाली रैली में ये जो अभी सिवान में हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक दूरी क्यों रखी चिराग से? चिराग पीछे से हाथ जोड़ते दिखे, वो देख भी रहे थे उनकी तरफ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ना कोई प्रतिक्रिया दी ना ही देखा। या तो चिराग छूट गए होंगे भीड़ में पीछे, या इसकी कोई वजह है। मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। जी जी, नहीं वजह हो सकता है, ये क्लियर हो जाएगा जब शायद जो इंटरव्यू छपा है अमित शाह जी का आज इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें शायद उन्होंने इंडिकेट किया है कि अगले महीने से वो बिहार में एक्टिव होंगे पॉलिटिकली इलेक्शन को लेकर के। तो शायद जब अमित शाह बिहार का दौरा उनका शुरू हो जाए, बिहार इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाए पूरी तरह से, उस पर क्या इनका चिराग का रुख होता है और वो कैसे एक्ट करते हैं, वो समझ में बातें आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कहना एक स्पेकुलेशन ही है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ही हो सकता है डिफरेंट होगा डिफरेंट तरीके से। लेकिन ये समझ के बाहर है कि चिराग पासवान आज के तारीख में बीजेपी को छोड़ करके अकेले कुछ डिसीजन लेंगे 2020 की तरह। वो नीतीश जी के खिलाफ जाके, हालांकि वो बीजेपी की तरफ से था, तो बीजेपी के खिलाफ जाके कुछ डिसीजन ले, ये थोड़ा पॉलिटिकल, बीइंग अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाएंगे, इस स्थिति में नहीं है शायद। अ, और हमारे दर्शकों के लिए कि हमारा जो पिछला एपिसोड हुआ था उसमें अमरनाथ जी ने बहुत ही विस्तार से ये जो चिराग पासवान वाला फैक्टर है उसके बारे में बातचीत की थी। आज जो भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ, आज माफ करिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी भाषण हुआ और नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण हुआ। जी नीतीश कुमार का भाषण तो वही रिपीटेटेड है जी जो पिछले जी कई, जब भी जनसभाओं में हमने नीतीश जी को देखा है तो वो एक ही बात बोलते हैं, कुछ नया था नहीं उसमें। जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही उससे जोड़ करके लोग ये देख रहे हैं कि जो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, जो आरजेडी की तरफ से है, जो कई चुनावों से चला आ रहा है, लालू यादव के समय से ही हम लोग इसका जिक्र सुन रहे हैं कि ये जो गठजोड़ है वो आरजेडी के लिए कितना पुख्ता है। उसके जवाब में आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ उससे एक नया समीकरण निकल करके आ रहा है, DMPA, यानी दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा। जो आप कह रहे थे कि पिछड़ा में भी यादव को माइनस करके, तो जी क्या जी। आप देख रहे हैं ऐसा कोई समीकरण आज के भाषण से खड़ा होता हुआ? या सिर्फ आज के भाषण से नहीं, किसी एक भाषण से थोड़ी चीजें तय होती है। बीजेपी इसके लिए प्लानिंग कर रही है क्या बिहार में? इस तरह के किसी समीकरण पर प्लानिंग चल रही है क्या? जी बिल्कुल, हर 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 भाषण में, बीजेपी के नेताओं के भाषण में या जेडीयू के तरफ से भी ये कोशिश जरूर हो रही है। आप देखिए नीतीश कुमार को साथ में लेके चलना इलेक्शन तक, इलेक्शन इनके अंडर ही लड़ेंगे, ये कहना अमित शाह का ये भी इंडिकेशन है कि ईबीसी का वोट जो आइडेंटिफाई करता है नीतीश जी का, ये खिसक न जाए। तो एक तो जरूर है कि दलित, महादलित, नॉन यादव ओबीसी और जो और बाकी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको ईबीसी का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बिहार में, 36% के अलावा लगभग है। जी जो आपको पता है, जो रिसेंट 2022 का कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में,
उस हिसाब से। तो ईबीसी को ये छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नीतीश जी को छोड़ना नहीं चाहते और चुनाव उनके साथ ही लड़ना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा ये तो अब शायद बीजेपी के लोग ही बता पाएंगे और जो टॉप लीडरशिप वही बता पाएगी। लेकिन ये जरूर कवायद है कि एमवाई में नॉन यादव ओबीसी को जरूर रोप इन किया जाए, उनको अपने पास लाया जाए, ईबीसी को लाया जाए। आपको पता सिवान भी इसीलिए चुना गया क्योंकि मुस्लिम यादव डोमिनेटेड और महादलित डोमिनेटेड एरिया है। 40 to 45% वहाँ महादलित है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको भी रोप इन करने का, उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश जरूर थी बीजेपी और एनडीए की तरफ से, इसलिए वहाँ रैली ऑर्गेनाइज की गई एनडीए की तरफ। ये भी एक वजह थी। आपने जिक्र किया कि क्या करेंगे बीजेपी के लोग बताएंगे। आप जिक्र कर रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू का। उसी इंटरव्यू में मैंने एक और चीज नोटिस की जो मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूँ। जब अमित शाह जी से पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि ये अभी तय नहीं है, ये भविष्य की बात है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने वाले हैं। तो सीएम कौन होगा ये भविष्य में चली गई बात, या पहले भी कह चुके। मेरा सवाल यह है कि जो चीज बदलता हुआ मैं देख रहा हूं वो ये कि पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास की बात अगर आप करें, तो अगर बीजेपी के किसी नेता ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार हमें मंजूर नहीं है या नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, कुछ भी नेतृत्व परिवर्तन जैसा, तो जदयू के प्रवक्ता, जदयू के नेता एक के बाद एक बयान देने लगते थे और एक माहौल बन जाता था कि जदयू में कुछ तो दिक्कत है, और तुरंत शाम होते होते बीजेपी के किसी टॉप लीडरशिप को यह कहना होता था कि नहीं नहीं नीतीश हमारे नेता है। लेकिन अब जो अमित शाह ने ये कहा इंटरव्यू में, इस पर जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी का प्लान ये है कि चुनाव साथ में लड़ा जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाए, कौन होगा ये तय करेंगे, और इस पर जदयू की भी सहमति है, जदयू भी ये मान के बैठी है कि अब इस बार शायद नीतीश कुमार जी का ये आखिरी पारी होगा। देखिए विकास जी, बिहार में लगभग सबको पता है, ये सब लोग मान चुके हैं कि ये नीतीश कुमार जी की आखिरी पॉलिटिकल राजनीतिक पारी है और इनिंग है उनका, पॉलिटिकल इनिंग। और इसके बाद वो मुख्यमंत्री रहने शायद बीजेपी बनाने वाले भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। बीजेपी कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि वो इलेक्शन में आए, किसी के सहयोग से इलेक्शन लड़े और हर बार आपका मुख्यमंत्री, चाहे आपका नंबर ऑफ सीट्स कम भी हो फिर भी आपका मुख्यमंत्री बन जाए। तो बीजेपी शायद इस बार इस मूड में नहीं है, और ये मैसेज जेडीयू के जो टॉप लीडरशिप उनको भी पता है, इसलिए कहीं से मर्मरिंग नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है अमित शाह जी के बयान के बाद। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया, मेरे समय से जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जाएगा, शायद बीजेपी के टॉप लीडरशिप उतना ही और अधिक फोर्सफुल होंगे, इफेक्टिवली वो एक्ट करेंगे और जेडीयू को लोग शांत रहेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब इस स्थिति में। बाकी एलाइज पार्टी जो एनडीए की है वो बीजेपी के अगेंस्ट चले जाए, ये ऑप्शन कुछ बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये ऑप्शन उनके पास अब नहीं है कि उनको डिफाई कर पाए, उनके अगेंस्ट जाके वो इलेक्शन लड़ पाए बिहार में। क्योंकि बिहार का भी इलेक्शन ये बाइपोलर होना है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। आरजेडी खेमे में जितने लोग, उसी तरह से आरजेडी के खेमे में भी, महागठबंधन खेमे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आरजेडी को डिफाई करे, नंबर ऑफ सीट्स पर बार्गेन कर पाए या लड़ पाए। नॉट इवन कांग्रेस ठीक है नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की भी जमीनी हकीकत बिहार में उस तरह से नहीं है कि वो आरजेडी के खिलाफ चले जाए। तो बातचीत के क्रम में ही नंबर ऑफ सीट्स को अपने फेवर में करने की कोशिश जरूर करेंगे, या फिर मीडिया में और लोगों चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन ये बायपोलर ही होना है इलेक्शन इस बार बिहार का। और बीजेपी अभी का जो माहौल है उसमें बीजेपी के फेवर में लोग जाते नजर आ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है नरेंद्र मोदी का लीडरशिप। नरेंद्र मोदी अभी भी बिहार के सबसे पॉपुलर नेता है अक्रॉस सेक्शन ऑफ कास्ट और जेंडर जो भी है। आप बिहार के गांव में घूम ले, आप तो वैशाली से आते हैं, आप अपने लोगों से बात करके ले, तो नरेंद्र मोदी का स्टेचर का कोई नेता है नहीं बिहार में। पहले नीतीश कुमार जी की अपनी एक छवि थी, अब नीतीश कुमार जी बिल्कुल उस कंडीशन में नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव बार बार अचेत अवस्था बोलते हैं नीतीश कुमार के लिए, वो एक टर्म यूज करते हैं, अचेत अवस्था में चले गए। तो ये बात छुपी नहीं है लोगों से, तो जेडीयू के नेताओं से भी छुपी नहीं होगी, ये बात जग जाहिर है बिल्कुल। तो जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो बिहार में पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पे ये तेजस्वी यादव, उसके बाद नहीं, उसके बाद बाकी कोई नेता आ सकते हैं आज, मतलब लीडर का नाम, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर।
चीफ मिनिस्टर का हम्म। सर्वे वो एक हुआ है दिल्ली, किसी किसी ने किया, जिसमें कि चीफ तेजस्वी को सबसे अधिक लोग प्रेफरेंस दिए हैं, बाकी लोगों का कम कम होते गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर का जहां तक ये चॉइस है, उसमें नरेंद्र मोदी अभी मोस्ट पॉपुलर नेता हैं बिहार में भी और शायद नॉर्दर्न बेल्ट में भी। तो लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये असेंबली का इलेक्शन है। इसमें लेकिन असेंबली इलेक्शन में हो या पंचायत इलेक्शन हो या ब्लॉक का इलेक्शन हो, आजकल इलेक्शन हमेशा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी लड़ा करती है। ये उसको पार्टी और को भी ये पता भी है, तो हम लोग। लोग जी। और ये भी तो हम लोग देख रहे हैं ना, बिहार में 1994-95 के बाद से ही कि जब भी नीतीश कुमार रहे हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को भी इसका फायदा मिला है। और अब तो जो स्थिति है, जो आप बता रहे हैं पिछले कई बार से, कि नीतीश कुमार जितने कमजोर हो रहे हैं बिहार में, जितनी बिल्कुल। उनकी छवि कमजोर हो रही है, जितने वो जी। बीमार दिख रहे हैं, जितने वो मंच पे अटपटे कई बार अटपटी हरकतें कर देते हैं, उतने बीजेपी ही फायदा ले रही है, बीजेपी का नेतृत्व ही मजबूत हो रहा है बिहार में। जी बिल्कुल, विकास जी, इसका इसका एक रेफरेंस ये मेरे पास था कि 2000 हम्म। 2020 का जो चुनाव था, लास्ट असेंबली इलेक्शन जो बिहार में हुआ, उस इलेक्शन के बाद आपको पता है बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, एक ही सीट कम था आरजेडी से, और जेडीयू थर्ड नंबर की पार्टी थी, 43 सीट्स आए थे। बावजूद इसको उन्होंने जी। नीतीश कुमार को आगे किया। तो मेरा जो एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी एज ए जर्नलिस्ट, जो लोगों का मन में था कि बीजेपी ऐसा क्यों करी, क्यों नहीं अपने किसी पार्टी के नेता को चीफ से बनाना चाह रही। उन उसमें एक नेता का कहना यह था कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जेडीयू अपने ही वेट से खुद गिर जाए और बिहार के लोग उनको प्रेफर ना करें, उस दिन का इंतजार करेंगे, हम कोई हड़बड़ी में नहीं है। उनका शायद ये इंडिकेशन हम्म। रहा होगा कि अगले चुनाव तक हम वेट करेंगे, और शायद हो भी ऐसा ही रहा है। और उनका बड़े बड़ा हम्म। सही था उनका असेसमेंट, पॉलिटिकल असेसमेंट। मुझे लगता है कि उनका ये असेसमेंट उस वक्त मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था, क्या बक रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वाकई ये बात सही है और उनकी बात सही होते हुए नजर आ रही है। जेडीयू के लिए अब कोई वोटर कोई सामने निकल के आए, आप नालंदा में चले जाइए, नीतीश कुमार का जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां भी चले जाइए, वहां भी नीतीश कुमार को फर्स्ट प्रीफरेंस हर चीज में होगा। पार्टी के लोग हो वो अलग बात है, लेकिन रैंडमली आप किसी से बात कर ले तो वो नहीं, सबका कहना है कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि अब स्टेट को चला पाए। कितनी दिलचस्प बातें आप कह रही हैं, जो नेताजी आपसे बता गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। इससे पता चलता है कि राजनीति में इंतजार करने का मतलब लेट होना नहीं होता। कई बार होता भी है, आप इंतजार करते रह जाते हैं, गाड़ी आपके सामने से निकल जाती है। लेकिन ये भी हमने देखा है। लेकिन इस मामले में, बिहार वाले मामले में, बीजेपी ने सही प्लानिंग की कि जदयू की तरफ लोग देखे ही ना, और वो जी, जनाधार भी बीजेपी की तरफ आ जाए, और तब आ बीजेपी का जाए। मुख्यमंत्री बने तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल, है। बिल्कुल, 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 उनका कहने का मतलब यही था। जी। जी, आप थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहे थे। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष जो बिहार में हैं, पहले उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बात कही सोशल मीडिया पे, और सब जगह खबर भी छपी, कि उनके सरकारी बंगले के पास गोली चली। जी। जो राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मंच पर बतिया रहे थे, जी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि भाई उनको धमकियां मिल रही हैं फोन पे जी। बाहर के किसी गैंग से। हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं बिहार की कानून व्यवस्था पर, लेकिन जो ये दो घटनाएं हैं, देखिए अभी तक क्या है कि खराब कानून व्यवस्था की जद में बिहार का आम आदमी आ रहा था, है ना। गांव देहात के लोग, शहर के छोटे मोटे व्यापारी और इस तरीके के लोग मारे जा रहे थे, उनकी उनके खून बह रहे थे। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष के घर के बगल में गोली चलना, राज्यसभा सांसद को धमकी मिलना, तो ये तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है ना, मुझे लग रहा मामला। जी, बिल्कुल, ये देखिए, ये छोटी-मोटी घटनाएँ नहीं है, बड़ी घटना है। इसके पहले भी जनवरी में भी जो मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर बिहार के, संतोष सिंह कैमूर साइड से कहीं से आते हैं, उनको भी एक 30 लाख एक्सटॉर्शन कॉल गया था। उन्होंने भी एफआईआर लॉन्च कराया था। पप्पू यादव को धमकियाँ मिल चुकी हैं इस बीच में। और 2-3 दिन पहले ये तेजस्वी यादव जो 1 पोलो रोड में रहते हैं, उनका सरकारी निवास है, उसके बगल में अशोक चौधरी भी रहते हैं, जो कांग्रेस जेडीयू के नेता हैं, मंत्री भी हैं। तो उनके उन दोनों घरों के बीच में किसी ने फायरिंग की। फायरिंग ये टारगेटेड फायरिंग नहीं थी, रैंडम फायरिंग हो सकती है, पुलिस करने का रैंडम फायरिंग। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है बिहार में, इससे अंदाजा लगाना, इससे एक रिलेशन आप स्टैब्लिश जरूर कर सकते हैं। दूसरा इंस्टेंस ये है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी है कि अभी रिसफल हुआ पटना का पुलिस पूरा महकमा, और पटना के एसएसपी जो 3-4 महीने पहले है, तो उनको ही बदल दिया गया। नए कार्तिकेय शर्मा, इनका कहना है कि नहीं, अब पुलिस भी गोली चलाएगी। तो इसके पहले क्या पुलिस डंडा चला रही थी, ये लोग समझ के बाहर है। पुलिस काम नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई बुरी है और काफी इम्बोल्डेंड है। अपराधियों को मन में कोई खौफ नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज है, या मुझे हम पकड़ लिए जाएंगे, या कोई सजा हो जाएगी, या फिर मेरे साथ कुछ मैं जेल भेज दिया जाऊं।
इस चीज का खौफ अब अपराधियों में रहा नहीं। बिल्कुल ये आपका जो मूव है गवर्नमेंट का, ये इससे नजर आता है। जी हालांकि मैंने एक शो में इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अभी दूसरे संदर्भ में मैं वही किस्सा एक बार अमरनाथ जी अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2010 से 11 की बात थी। बिहार में पटना में शायद तब एसएसपी हुआ करते थे शिवदीप लांडे, और उनका ट्रांसफर हो गया था पटना से बाहर। और शिवदीप लांडे एक तरीके से प्राय बन चुके थे पटना में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। खास तौर पे पटना यूनिवर्सिटी के सामने उनका पहुंच जाना, मन चले लड़कों को मारना पीटना, उसकी तस्वीरें छपना, वो एक तरीके से ये बन चुका था कि शिवदीप लांडे हैं तभी पटना में कानून व्यवस्था बनी हुई है। अब बिल्कुल। हुआ ये कि उनका तबादला हो गया अमरनाथ जी, और जब तबादला हुआ तो अगले दिन जनता दरबार में नीतीश कुमार रोज बैठते थे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो हम सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और एक पत्रकार साथी ने ये सवाल पूछ दिया कि भाई एक अधिकारी जिस पर पटना के लोगों का, खासतौर पे पटना की युवा पीढ़ी का इतना भरोसा था कि वो कानून व्यवस्था बनाए रख रहा है, आपने उसको पटना से बाहर क्यों भेज दिया? तब नीतीश जी कुमार की आज वाली हालत नहीं थी। नीतीश कुमार ने हाँ अपने बगल में जो मंत्री बैठे थे, ये उनका तरीका है, उन्होंने पूछा कि ये जी किन की बात कर रहे हैं? अब हाँ सोचिए। हाँ जी तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभी कान में उनको बताया होगा, मेरे ख्याल से नाम बताया होगा। जी, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि अरे आप कैसे पत्रकार बन गए हैं? हम्म राज्य की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री ठीक करता है कि कोई अधिकारी ठीक करता है? हम्म तो अब उस समय जो नीतीश कुमार ने जवाब दिया था, मैं अभी से जोड़ रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही गायब है बिहार से, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का ही नेतृत्व नहीं है बिहार के पास। तो हम्म ऐसे में कोई अधिकारी चाहे गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, मुझे लग नहीं रहा है कि वो नियंत्रण कर पाएगा। लेकिन ठीक है, जो नए नए अधिकारी आए हैं उनको साधुवाद है, अगर वो स्थिति सुधार ले तो अच्छी बात जी जी। है ना। नहीं अब बिल्कुल। एक जी आप बिल्कुल सही रिकॉल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को जब भी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता था या देना होता है, तो वो इसी तरह का प्रिटेंड करते हैं जैसे वो ना ही पत्रकार को जानते हैं ना ही उसका क्वेश्चन को जानते हैं। तो ये बराबर किया करते हैं कि ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कैसे पत्रकार डिमीन करते हैं, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। जबकि उनको आंसर नहीं देना होता तब ये ऐसा करते हैं। अगर आंसर देना तो बुला के भी आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का। आप ना भी पूछें तो उनके अधिकारी पत्रकारों के बीच में ये जरूर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप। तो ये इस तरह की बातें हम लोग हम्म, देखते आए हैं और सालों से देखते आए हैं, कोई नई बात नहीं। बिल्कुल। एक 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 घटनाक्रम और राजनीतिक तौर पे बिहार में हुई है जिसकी बड़ी चर्चा है, और मैं चाहता हूं आप उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कि मंगनी लाल मंडल जो कि जी सीनियर समाजवादी नेता हैं, नीतीश के साथी थे चुनाव से ठीक पहले, अब वो आरजेडी में आ गए हैं और जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मंडल जी को चुनाव से पहले लाने और बिहार का अध्यक्ष बनाने से क्या संदेश है? आरजेडी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को उनके माध्यम से मतलब अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, या कुछ और भी है? मतलब ये एक सामान्य सामान्य स्पष्टीकरण है इसका, आप कुछ और देख रहे हैं इसके पीछे की नहीं, वजह? देखिए मंगनी लाल मंडल को क्यों लाया, इसके पीछे जरूर कोई पॉलिटिकल मोटिव है, या इलेक्टोरल इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन को ध्यान में जरूर रखा है कि ईवीसी, आपको पता है ईवीसी वोट, और मंगनी लाल मंडल ईवीसी ब्रैकेट से आते हैं। वो झंझारपुर एरिया मधुबनी में वहां से वो आते हैं, वहां से जीते भी और एमपी भी रहे। लेकिन वो जेडीयू आरजेडी फ्लिप फ्लॉप करते रहे हैं वो बीच में, अभी जनवरी में ही आरजेडी में आए। दूसरी बात यह है कि जगदानंद सिंह के जाने के बाद जब वो उन्होंने मना कर दिया कि अब वो स्टेट प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे पार्टी का, तो आरजेडी के पास उस तरह से कोई एक्सपीरियंस फेस नहीं था। कोई इस तरह से कोई बड़े नेता नहीं थे जिनका जिनका कोई पॉलिटिकल मीनिंग हो, इलेक्टोरल मीनिंग भी हो, फायदा उठाया जा सके। तो मंगनी लाल मंडल को रोप इन किया गया। लालू यादव उनसे बात की, जब वो तैयार हुए तब उनसे नॉमिनेशन कराया गया, और कल या आज उनको फाइनल भी कर दिया गया कि वो स्टेट प्रेसिडेंट है। तो जरूर एक मैसेज जरूर ईबीसी को देना है, ईबीसी समाज में, कि नहीं, हम हमारी पार्टी जो है आरजेडी जो है एनडीए से अधिक ईबीसी का ख्याल रखना चाहती है। उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया आपके लोगों को। हम्म। आखिर में, बातचीत के जी आखिर में, एक नाम जो आजकल पटना से लेकर के देश के बड़े हिस्से में जिनकी चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है, कभी उनके वीडियो की वजह से, कभी उनके पढ़ाने के स्टाइल की वजह से, कभी उनकी शादी और सगाई की वजह से, खान सर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उनकी चर्चा चुनाव से जोड़ करके भी हो रही है। बेहतर तो होता कि मैं उनसे ये सवाल पूछता सीधे, या पूछूंगा जब मौका मिलेगा। लेकिन जी मैं जी आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में खान सर को लेकर के क्या वो चर्चा है जो मैं सुन पा रहा हूं?
कि शादी में उनके तमाम बड़े लोग पहुंचे, अलग अलग पार्टियों के लोग पहुंचे, उसके बाद बिहार के राज्यपाल उनके कोचिंग में घूमने देखने पहुंचे, और अब लोग ये कह रहे हैं कि खान सर हो सकता है चुनाव से पहले इस खेमे या उस खेमे में शामिल हो जाएं और चुनाव लड़ लें, धड़ाधड़ इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ऐसी कोई सुबुगाहट है, कुछ वजन भी है इसमें, या फिर ऐसे ही मतलब वो विकास जी, चाय की दुकान पे बतियाने वाली बात? जी विकास जी, ऐसा ऐसा कोई चर्चा बिहार में नहीं है। अब ये भी पता नहीं है लोगों को कि खान सर आते कहाँ से, बिहार किस बात से आते हैं। बिहार से आते भी हैं कि ये यूपी से आते हैं। उनका असल में नाम फैजल खान है। वो कोचिंग एज ए कोचिंग एडुकेटर पॉपुलर हैं, लड़कों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका पॉलिटिकल एम्बिशन हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीना पहले वो मनीष कुमार हैं, नीतीश कुमार के पहले एडवाइजर थे, आई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, IAS ऑफिसर थे, अभी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। उनके घर पर मिलने भी गए थे। नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो चुकी है उनकी, उनके घर पर जाकर। जी, हो चुकी, हाँ। जी। तो इन दोनों से मिलने का मतलब क्या है, ये खान सर जाने या नीतीश कुमार जाने, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन तो है। अभी कुछ दिन पहले गवर्नर भी गए थे उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने निकलने के पहले ये भी कहा पत्रकारों से कि मेरी तमन्ना है कि मैं इनके कोचिंग के बच्चों को पढ़ाऊं। शादी भी है, शादी में काफी बड़े लोग गए थे, पटना में रिसेप्शन जो हुआ था। अब शादी उन्होंने कहा कि किस जगह की लड़की से किए, कहां पर किए, किसी को पता नहीं। रिसेप्शन जरूर पटना में हुआ था, जिसमें कुछ लोग गए थे। अब पॉलिटिकल माइलेज लेना है, क्या लेना, लड़ेंगे भी तो कहाँ, इस बात की कोई चर्चा भी बिहार के इसमें लैंडस्केप में नहीं है। नहीं है खान सर को लेकर के, लेकिन एक चर्चा तो है, आप पानी लीजिए फिर से, जी गला जी सूख रहा है ज्यादा ही आज आपका। वो ये है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी दौरान लालू जी। यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप हम्म, यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पे एक पोस्ट किया है, हम्म, जिसमें वो पोस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें वो अपने पिताजी की तस्वीर की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि खुश मत होना अगर मैं चुप हूं तो, और तुम्हारी साजिशों का मुझे पता है, मेरा जो रास्ता है वो न्यायालय से तय होगा, कोई पार्टी या परिवार मेरे भविष्य को तय नहीं करेगी। तो ये क्या कह रहे तेज प्रताप यादव अचानक से उठ करके? आप ये बता चुके हैं कि चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को साथ लेना ही तेजस्वी की सबसे पहली जरूरत और कामयाबी होगी। तो अब जो ये बिल्कुल बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है टीवी चैनल को, तो ये चीजें अब चलेंगी मुझे लग रहा है। एक तो इसमें बिल्कुल। कहना क्या चाह रहे हैं तेज प्रताप यादव, और इसका नुकसान क्या होगा तेजस्वी को? देखिए, बिल्कुल ये आज ट्वीट उन्होंने किया है कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझना, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो सिंबॉलिकली वो बात करते रहे, वो मैसेज दे रहे हैं परिवार के लोगों को भी और पार्टी के कुछ लोगों को भी, और खासकर अपने छोटे भाई के जो मेन पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, शायद जो उनको, उनका कहना है कि यही सब कुछ करा रहा है मेरे परिवार में, एक दूसरे भाई को अलग कर रहा है, ये कर रहा है। तो शायद उनको मैसेज दे रहे हैं कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझना। अब ये जरूर है कि ये सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं, बल्कि लालू यादव के लिए भी चैलेंज है कि इलेक्शन के पहले तेज प्रताप कैसे चेक करके रखें, कैसे बैलेंस में रखें, उनको कैसे कंट्रोल में रखें। क्योंकि तेज प्रताप यादव के पास भी कुछ नेताओं का अपना जमावड़ा है, कुछ समूह है, या बीजेपी के लोग भी चाहते हैं, जेडीयू के कुछ लोग भी चाहते हैं कि घर में आग लगी रहे तो मुझे कुछ का पॉलिटिकल बेनिफिट मिल पाए मेरी पार्टी को। जी तो जी अब तेज प्रताप पता नहीं मैच्योर है उस चीज को समझ रहे हैं नहीं, या समझते होंगे, इसीलिए सिंबॉलिकली वो बात किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन टारगेट तो जरूर है, ये बात समझ में आ रही है कि टारगेट या तो घर के लोग हैं या कुछ पॉलिटिकल अपने ही पार्टी के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, टारगेट पे सब एक दूसरे के हैं, हमारे टारगेट पे बिहार चुनाव तक पूरी राजनीति है। अमरनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू इतने विकास अच्छे से इतने व्यस्त दिन के बीच में समय निकाल करके और लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू विकास।